गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान के भूगोल में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण, कारण एवं प्रकारों की राजस्थान के विशेष संदर्भ में। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि पर्यावरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक विशेषताओं में किसी भी प्रकार के अवांछित परिवर्तनों को कहा जाता है। अर्थात पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण तत्व स्थल, जिसे भूमि के रूप में जाना जा सकता है, जल, वायु, इन तत्वों में सामान्य अवस्था के विपरीत अगर किसी भी प्रकार का अवांछित बदलाव होता है, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात उस पर निर्भर विभिन्न जीवन के रूप, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फौना हो, यानी जीव जंतु हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो, दुष्प्रभावित होते हैं, उसे पर्यावरणीय प्रदूषण कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जिस भी कारण का प्रभाव या यूं कहें दुष्प्रभाव मानवीय या जीव जंतुओं के सामान्य गतिविधियों पर पड़ता है, उन्हें प्रदूषण के रूप में जाना जा सकता है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण शब्द है प्रदूषक, अर्थात पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट वो सब्सटेंस यानी वो तत्व जो कि इन इफेक्ट्स को क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, जीव जंतुओं के लिए। उन सब्सटेंसेस को, उन तत्वों को पोल्यूटेंट या प्रदूषक यानी प्रदूषण फैलाने वाले, न्यूसेंस क्रिएट करने वाले ऑर्गेनिज्म में वो तत्व प्रदूषक कहलाते हैं। और जिन तत्वों के कारण ये अनईजीनेस, ये डिस्कम्फर्ट, ये हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, उन्हें प्रदूषण कहा जाता है। जहां तक बात करें हम प्रदूषण के प्रकारों की, तो हम सामान्य रूप से जानते हैं कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और नॉइस पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण पोल्यूशन के प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण की। ये वाटर बॉडीज यानी जल राशियों में कंटैमिनेशन यानी उनमें किसी भी प्रकार के स्वच्छता के भंग होने की दशा के रूप में डिफाइन किए जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, जिनमें तालाब, नदियां, ओशंस, समुद्र, महासागर, ग्राउंड वाटर भी सम्मिलित हैं। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण तब होता है जब प्रदूषक, वो सब्सटेंसेस, वो तत्व डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर बॉडीज में ट्रीटमेंट यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए अशुद्धियों को दूर किया जाता है, उस ट्रीटमेंट, उस प्रोसेस के अभाव में सीधे ही इन जलराशियों में बहा दिए जाते हैं, तो ये जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये मुख्य रूप से मरीन डंपिंग यानी कि अगर सागर या महासागर में सीधे मलबा या कचरा डाला जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाला मलबा डाला जाता है। सीवरेज जो अपशिष्ट है उन्हें
सीधे ही इन जलराशियों में मिला दिया जाता है। हाउस होल्ड वर्क से, यानी कि दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं उनसे जो अपशिष्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसे न्यूक्लियर वेस्ट, जो बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनसे भी वेस्ट निकलता है। ऑयल पोल्यूशन, कई बार बहुत बड़े बड़े ऑयल स्पिल्स, यानी कि जब कोई बड़ा जहाज अगर ऑयल को लेकर के जा रहा है और अचानक कोई दुर्घटना हो जाए और ऑयल स्पिल, यानी कि वो तेल समुद्र या महासागर में फैल जाता है, तो वो जल के साथ डाइल्यूट नहीं हो पाता, घुल नहीं पाता। उसके कारण जो प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है, वो ऑयल पोल्यूशन के कारण कहा जाता है। इसी तरह से अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज, यानी कभी जो आंतरिक जो अगर पाइपलाइंस है उनमें कोई किसी प्रकार के स्टोरेज में लीकेज हो जाता है और उनसे जो मलबा निकलता है वो अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। इसके इफेक्ट्स हैजा, मलेरिया, टाइफॉइड, और इसके अलावा जो एक्वाटिक लाइफ है, यानी कि फ्लोरा एंड फौना जिनकी बात हमने की, जीव जंतु, वनस्पति, वो बहुत अधिक दुष्प्रभावित होते हैं। इसी तरह से हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। रसायन, पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि मोटे कण, पार्टिकल के फॉर्म में जो होते हैं, और बायोलॉजिकल मटेरियल जिनके कारण ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्कम्फर्ट उत्पन्न होता है, उनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में कठिनाई है, अस्थमा है, एलर्जी है, ये सब, या ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब बनते हैं, ये इफेक्ट्स बनते हैं। उन्हें, उस स्थिति को, उस अवस्था को एयर पोल्यूशन कहा जाता है। और उन सब्सटेंसेस को, उन तत्वों को जिनके कारण ये इफेक्ट होते हैं, जिनके कारण एयर पोल्यूशन होता है, उन्हें एयर पॉल्यूटेंट यानी वायु प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। लैंड पोल्यूशन, तीसरा भूमि प्रदूषण, पृथ्वी के ऊपरी सतह के विनाश या दुष्प्रभावित होने को, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों से और उनके भूमि संसाधन के दुरुपयोग के कारण होने वाली परिघटना है। ये तब होता है जब वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं होता, प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता, जब मनुष्य इन केमिकल्स को सॉइल में डायरेक्टली डालता है, जैसे पेस्टिसाइड्स के रूप में, यानी कि कीटनाशक जो कि कृषि के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए दवा जो काम में ली जाती है, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ये केमिकल्स, देखिए खास बात क्या है कि इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन शॉर्ट टर्म में हमें हाई यील्ड देंगे, यानी कि अधिक उत्पादन देने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दीर्घगामी परिणामों की अगर बात करें तो इनके द्वारा भूमि, ये धीरे धीरे भूमि में परकोलेट होते हैं, उनके अंदर प्रविष्ट होते हैं, जिसके कारण मृदा की प्रोडक्टिविटी, उनकी उर्वरता, उत्पादकता लगातार कम होती जाती है। इसी तरह से माइनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके कारण अर्थ सरफेस या पृथ्वी के तल का डिस्ट्रक्शन होता है। स्लरी जो इसकी वजह से निकलती है, वो स्लरी लैंड रिसोर्स, सॉइल को बहुत अधिक दुष्प्रभावित करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह समाप्त कर देती है। इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण, जिसका तात्पर्य एक अनवांटेड साउंड, एक अवांछित ध्वनि, जिसके कारण मानवीय और जीव जंतुओं के
जो एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधियां हैं, उनमें डिस्ट्रप्शन यानी कि व्यवधान उत्पन्न होता हो, उसे नॉइस, मतलब साउंड और नॉइस में फर्क है। साउंड एक धीमी, एक लो पिच की वॉल्यूम कही जा सकती है, जबकि ये हायर, जब इसका पिच हाई हो जाता है, जिससे हमें असुविधा होने लगती है, कार्य में व्यवधान होने लगता है, उसे शोर की संज्ञा दी जा सकती है। और जब ये एनवायरनमेंट में बहुत तीव्र गति से हो जाते हैं, तो इससे होने वाली स्थिति शोर प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन के रूप में जानी जाती है। अब इन सारे पोल्यूशंस की, इन सारे जो प्रदूषण है, जो कि बहुत जनरलाइज बात है और आप इसे 11th-12th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, इसको विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हम पाली डिस्ट्रिक्ट, इसे मैप के जरिए भी आप दिखा सकते हैं, पाली जिले में 916 यूनिट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री की काम कर रही हैं, जिनसे वाटर पोल्यूशन, मतलब उनसे जो वेस्ट निकल रहा है उसके द्वारा वहां पर बहुत अधिक जल प्रदूषण हो रहा है। इसी तरह से सांगानेर, बगरू, जयपुर में लगभग 400 स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल टेक्सटाइल यूनिट्स काम कर रही हैं। ब्लू पोट्री, पेपर पल्प यूनिट्स, डोमेस्टिक सीवरेज, ये सभी वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बालोतरा, बाड़मेर में 222 टेक्सटाइल यूनिट हैं जो कि वाटर पोल्यूशन का कारण है। कोटा में केमिकल, एल्केलाई, रेयन इंडस्ट्री जो काम कर रही है, थर्मल वाटर प्रोजेक्ट टेक्सटाइल यूनिट है जो कि स्थानीय जो चंबल नदी है उसे दुष्प्रभावित कर रही है, उसे नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, वाटर पोल्यूशन का कारण बन रही है। इसी श्रृंखला में अगर हम बात करें, उदयपुर में लगभग 200 स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिंक स्मेल्टर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, जिनके द्वारा इंडस्ट्रियल वेस्ट स्थानीय जलराशियों को दुष्प्रभावित कर रहा है। अलवर में 400 इंडस्ट्रीज, केमिकल डिस्टिलरीज की हैं जो कि स्थानीय जलराशियों को दुष्प्रभावित कर रही हैं। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जो कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ लार्ज स्केल टेक्सटाइल प्रिंटिंग, वीविंग, डाइंग हाउस जो हैं वो यद्यपि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तुलना में बेटर ट्रीटमेंट स्थिति यहाँ की है, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके कारण स्थानीय जल प्रदूषण देखा जा रहा है। अर्बन सेंटर्स की जहां तक बात की जाए जिनके कारण एयर पोल्यूशन देखा जा रहा है, वहां जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, जहां लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है और हैवी ट्रैफिक की वजह से एयर पोल्यूशन की स्थिति बन रही है। अरावली अंडर थ्रेट, अरावली पर निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खतरा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग यूनिट्स, कई जो खनिज है जैसे मकराना, मोडक, आंधी, जिसके कारण जो स्लरी, जो हमने बात की मार्बल की जो स्लरी निकलती है, जो पाउडर, महीन पाउडर निकलता है, उसके कारण लैंड पोल्यूशन होता है। इसी तरह एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर जिसके कारण लैंड फर्टिलिटी खत्म होती है। आईजीएनपी, इंदिरा गांधी केनाल प्रोजेक्ट का जो भाग है, जहाँ पर इंदिरा गांधी क्षेत्र जो कि गंगानगर से, जिस गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में विशेष रूप से देखा जाता है, जिसमें केमिकल्स का काफी इस्तेमाल हुआ, जिसके कारण वहाँ की लैंड प्रोडक्टिविटी निरंतर कम हुई। तो ये राजस्थान में कुछ मुख्य फोकस हैं जिनके कारण वाटर, एयर, लैंड और नॉइस पोल्यूशन देखा जा रहा है। इनकी रेमेडीज की अगर बात की जाए, इन समस्या के अगर निराकरण की बात की जाए, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो वेस्ट निकल रहा है, जो अपशिष्ट निकल रहा है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाना, उसका प्रबंधन किया जाना महती आवश्यकता है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि अरावली के संदर्भ में विशेष रूप से किया जाना चाहिए, जिसके कारण जो अरावली का क्षेत्र है जहाँ पर माइनिंग फ्री हो सके, यद्यपि इस पर रोक भी लगी थी माइनिंग पर, लेकिन फिर भी
ये अभी भी जो गुप्त रूप से जो माइनिंग की जा रही है उसके कारण यहाँ की इकोसिस्टम को बहुत हार्म होता है। इंडिजिनस स्पीशीज यानी जो कम से कम पानी में भी सरवाइव कर पाए, ऐसे पौधारोपण किया जाना चाहिए जिसके कारण जो पोल्यूशन है, क्योंकि ये जो पोल्यूशन को, जो कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं पौधों को, तो ये एक्स्ट्रा इन जो हार्मफुल गैसेस हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर पाएंगे और फ्रेश एयर ये हमें दे पाएंगे। तो इंडिजिनस स्पीशीज को, जिन्हें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो आसानी से डेजर्ट एरिया में भी इम्प्लांट किए जा सकते हैं और परिवर्धित किए जा सकते हैं। तो उनको परिवर्धित किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक प्रमोट की जानी चाहिए और न केवल एजुकेशन बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी स्टूडेंट कर सके। और इन सीटू कंजर्वेशन टेक्निक यानी स्थानीय रूप से जो फ्लोरा फौना है उनको कंजर्व करना, उन्हें संरक्षित करने की टेक्निक्स का विकास किया जाना चाहिए। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार बन सकता है, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है या बड़ा प्रश्न भी हो सकता है। पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरणीय प्रदूषण के विभिन्न प्रकार एवं कारणों का विस्तार से अध्ययन कीजिए, वर्णन कीजिए और राजस्थान में पर्यावरणीय प्रदूषण पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। तो आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ये आगे के नेक्स्ट टॉपिक में हम राजस्थान की सॉइल्स और डेजर्टिफिकेशन की बात करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।